बजट पे केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। बड़ी खबर आपके सामने। दिल्ली में हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान दिल्ली सरकार ने अपने इस बजट पे किया है, जिसपे दिल्ली में महिला सम्मान योजना का ऐलान करते हुए ये बड़ी बात कही गई है। 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उन्हें 1000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने प्रति माह। बजट पे वित्त मंत्री आतिशी ने ये बड़ा ऐलान किया हुआ है। तो ये दिल्ली सरकार का बजट 76,000 करोड़ का एस्टिमेट इसका बताया जा रहा है और इसमें महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान दिल्ली सरकार ने किया है, ये कहते हुए कि दिल्ली में हर महिला को प्रति माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। तो दिल्ली में महिला सम्मान योजना का ऐलान करते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने है। राम राज्य को साकार करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। इस दौरान बजट पेश करते हुए ये तमाम बातें कही गई हैं और ये बड़ा ऐलान महिलाओं के लिए किया गया दिल्ली सरकार द्वारा, जिसमें बजट पेश करते हुए ये ऐलान किया गया है कि 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उन्हें हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। और बजट पे वित्त मंत्री आतिशी की ओर से बड़ी बातें कही गई है और ये बड़ा ऐलान करते हुए ये साफ कर दिया गया है कि 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं उन्हें हर महीने दिल्ली सरकार की ओर से 1000 रुपए दिए जाएंगे। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत करते हुए ये तमाम बातें कही गई हैं। जो बजट पेश किया गया है 76,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार। हम सभी जो सारे यहाँ पे इस सदन में हमारे सदस्य बैठे हैं, हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं। इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनू सचराचर जग माही, काल करम स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रहे हैं। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। तो चाहे कॉलेज में पढ़ने वाली किसी बिटिया को एक्स्ट्रा किताबों की ज़रूरत हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही किसी बेटी को कोचिंग की ज़रूरत हो, या एक घर में रहने वाली महिला को सिनेमा हॉल में मूवी देखने की इच्छा हो, अब अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें हर महीने 1000 रुपये। बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। लालू यादव के बयान के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। पटना के गांधी मैदान थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। बिहार बीजेपी युवा मोर्चा ने शिकायत दर्ज कराई है। पीएम मोदी पर लालू यादव ने जो बयान दिया था उस पर खूब विवाद हुआ है और उसके बाद अब शिकायत दर्ज कराई गई है लालू यादव पर उनके बयान को लेकर। आइए अब आपको कल पटना में जन विश्वास रैली में लालू यादव के दिए उस बयान को सुनाते हैं जिसे लेकर बीजेपी हमलावर। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं।
तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? और उस बीच लालू यादव पर पीयूष गोयल का जोरदार हमला। इंडिया अलायंस परिवार के आगे किसी को नहीं देख सकता, ये कहना पीयूष गोयल का। लालू यादव ने ये सिद्ध कर दिया है, पीएम मोदी का जीवन 140 करोड़ को समर्पित है, देश लालू यादव को माफ नहीं करेगा, ये कहना पीयूष गोयल का। बीजेपी और जेडीयू बयान को लेकर लालू यादव की आलोचना कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कि दोनों दलों के नेताओं का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना। देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी इतने बड़े नेता हैं जो माननीय न्यायालय के द्वारा सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी के मसीहा बन बैठे हैं, और ऐसे लोग राजद और इंडी गठबंधन के वंशवादी भ्रष्टाचारियों की जमात के बड़े पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। अरे ये तुष्टीकरण की राजनीति से बिहार को जितना बर्बाद किए, अब देश की बर्बादी में चले हैं भूमिका निभाने। बिहार की जनता तो इनको रिजेक्ट कर दिया था। ढंग की भाषा माननीय लालू प्रसाद जी आपको शोभा नहीं देता है, जीवन के अंतिम चरण में आप हैं। इस ढंग की भाषा और व्यक्तिगत टिप्पणी आप जिस ढंग से कर रहे थे प्रधानमंत्री पर, राज्य के मुख्यमंत्री पर, यह निश्चित रूप से यह बताता है कि आपके पास भाषागत समृद्ध परंपरा नहीं है। इसी के चलते राजनीति के लंपटीकरण का जो आप पर आरोप लगता रहा है, उसका आज यथार्थ बोध हुआ है। और इधर लालू यादव के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी बयान दिया है। लालू यादव, आपने आडवाणी जी का रथ रोका, नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया, तुलना करके बताओ कि असली हिंदू कौन है, ये कहना अनिल विज का। हरियाणा के गृह मंत्री ने भी अब लालू यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए ये तमाम सवाल पूछे हैं कि दो नेताओं का आपने अपमान किया, अब आप बताइए असली हिंदू कौन। बीजेपी नेता अजय आलोक का लालू यादव पर हमला। मोदी जी बचपन में ही संन्यास ले लिए थे, ये कहना अजय आलोक का। जो संन्यास ले लेते हैं वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लालू यादव जी को लगता बीमारी के साथ साथ आंख में मोतियाबिंद भी हो गया है, दिखाई कम देता लगता है। अरे मंच पर राहुल गांधी बैठे हुए थे, नहीं दिखे? पारसी पिता ईसाई माता के पुत्र हिंदू नहीं हैं, राहुल गांधी दिखे नहीं है, पीएम मोदी दिख गए, जिसने 18 वर्ष 19 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था, परिवार का त्याग कर दिया था, सारे रिश्तों का त्याग कर दिया था। इतनी भी समझ नहीं है कि जो संन्यास ले लेता है उसके साथ किसी का तरह का कोई बंधन नहीं होता है। और हिंदू धर्म की जागृति जो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में किया है, वो आज तक किसी ने नहीं किया। ज्ञान देते हैं। और अब बात करने जा रहे हैं अगली बड़ी खबर की इस बुलेटिन में। रिश्वतखोरी विशेषाधिकार नहीं, जी हाँ, वोट के बदले नोट मामले में बड़ा फैसला आज सामने आया है। नरसिम्हा राव मामले में फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। रिश्वत मामले में एमपी एमएलए को छूट नहीं, ये साफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। सदन में रिश्वत के मामले में छूट नहीं, कहना सुप्रीम कोर्ट का। 1998 में अनुच्छेद 105 के तहत छूट दी गई थी, लेकिन अब ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं तो उसे अपराध माना जाएगा, और इस मामले में अब कोई भी विशेष छूट नहीं दी जाएगी, ना एमपीज को ना एमएलएज को। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां वोट के बदले नोट मामले में आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुना दिया गया। नरसिम्हा राव केस में जो 5 जजों का जजमेंट आया था, उसमें उन्होंने ये कह के इस छूट को जारी रखा कि भाई अगर वो संसद में कोई काम कर रहे हैं या विधानसभा के अंदर कुछ काम कर रहे हैं तो पैसा भले ले रहे हैं, उनको इम्यूनिटी प्राप्त रहेगी।
आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने कह दिया है कि पैसा लेके सवाल पूछना या पैसा लेके वोट देना, चाहे राज्यसभा के चुनाव में वोट देना या किसी और में वोट देना, ये पैसा लेना अपने आप में डेमोक्रेसी के लिए कैंसर के समान है, डेमोक्रेसी के लिए पॉइजन है। इसलिए आज 7 जजों की बेंच ने एक मत से कह दिया है कि अब किसी भी सांसद और विधायक को पैसा लेके संसद में कुछ करने से या सवाल पूछने से या किसी के पक्ष में वोट देने से या विधायक द्वारा पैसा लेके सवाल पूछने से या विधायक द्वारा राज्यसभा के चुनाव में किसी को वोट देने से उसके कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा, जैसे एक आम जनता के खिलाफ मुकदमा चलता है या हवलदार थानेदार के खिलाफ मुकदमा चलता है। और इस बीच बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वागत किया है। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागतम लिखा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ये कहना प्रधानमंत्री मोदी का। ऐसे में उनकी तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला दिया है और इस पर प्रधानमंत्री मोदी का भी रिएक्शन सामने आया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। 25 साल बाद नरसिम्हा राव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटते हुए आज कई बड़ी बातें कही गई उनकी तरफ से, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का भी रिएक्शन इस पूरे मामले पर आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। वोट के बदले नोट पर सुप्रीम फैसला जो है उसे भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। समझिए इसे कि आज का आदेश 1998 का जो आदेश है उसके लिहाज से हम दोनों का कंपैरिजन आपको समझा रहे हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि सदन में नोट लेकर वोट देने या भाषण देने पर केस चलेगा। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया। वही 98 का जो आदेश है वो भी आपके सामने। आज के आदेश में रिश्वत लेने पर MP MLA को अब कानूनी छूट नहीं मिलेगी, लेकिन पहले ऐसे किसी भी मामले में मुकदमा नहीं चल सकता था। ये 98 का जो आदेश है वो भी आपके सामने। रिश्वतखोरी के मामले में पहले मुकदमा नहीं चल सकता था। आज के आदेश में अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत फैसला दिया गया है। 98 के आदेश की बात करें तो 5 जजों की संविधान पीठ ने 3/2 के बहुमत से इसे तय किया था। और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए समझना कि वोट के बदले नोट पर सुप्रीम फैसला आज जो आया है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको ये भी समझना होगा कि क्या है 93 का सांसद रिश्वत कांड। ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। जुलाई 1993 में राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। इसके बाद CPM सांसद अजय मुखोपाध्याय यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। ये समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें दावा था कि राव सरकार के पास 528 में से सिर्फ 251 का ही समर्थन है। 28 जुलाई को वोटिंग में राव सरकार को 265 वोट मिले। बता दें आपको, फरवरी 1996 में CBI से वोट खरीदने की शिकायत की गई। इस पूरे मामले को लेकर 8 महीने की जांच की गई और उसके बाद CBI ने आरोपों को सही पाया। CBI ने 20 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई। 1998 में रिश्वत लेने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक। 2000 में सिर्फ नरसिम्हा राव बूटा सिंह दोषी करार दिए गए। इसके बाद 2002 में राव बूटा सिंह भी दोषी करार दिए गए थे। बहुत महत्वपूर्ण ये मामला है जिसके लिहाज से आज का जो फैसला है उसे अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि 93 का सांसद रिश्वत कांड क्या था। अब ऐसे में इस खबर पर आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने। नफे सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नफे सिंह के 2 शूटरों को पकड़ लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने। पुलिस ने दोनों शूटर्स को गोवा से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी कपिल सांगवान गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। झज्जर और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि 2 शूटर्स की तलाश की जा रही है। इस बीच नफे सिंह हत्याकांड में एक और बड़ी खबर आपके सामने। पुलिस सूत्रों का दावा, शूटर्स ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि कपिल सांगवान के भाई नकुल ने सुपारी दी थी। हत्याकांड के वक्त नकुल चला रहा था I-20 कार, जिसे हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया। सौरभ और अतुल ने नफे सिंह पर गोलियां चलाई थी। अतुल और नकुल अब भी फरार बताए जा रहे हैं। तो 2 शूटर्स को गोवा से गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो 2 शूटर्स हैं जो इस मामले में संलिप्त थे उनकी तलाश अभी भी की जा रही है।
आइए अब इस पूरे मामले की टाइमलाइन समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल नफे सिंह हत्याकांड में जो हत्यारे हैं उन तक पुलिस कैसे पहुंचेगी आपके सामने जानकारी है। नफे सिंह की हत्या के बाद हरियाणा पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया। इसके बाद आपको बता देते हैं कि दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया इनकी तलाश तेज करने के लिए। नफे सिंह के हत्यारों की तलाश शुरू की गई और कई राज्यों में इसके मद्देनजर छापेमारी भी की गई। जानकारी है कि हरियाणा पुलिस ने हत्यारों पर 1-1 लाख का इनाम भी घोषित किया था ताकि इनकी जानकारी जिसके पास हो वो पुलिस के साथ साझा करे। सूचना के बाद पुलिस ने गोवा में सर्च ऑपरेशन चलाया क्योंकि जो इंटेल मिला था उसके मुताबिक गोवा में सर्च ऑपरेशन को आगे चलाया गया। इसके बाद जानकारी ये सामने आई है कि दिल्ली पुलिस और झज्जर पुलिस ने दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया, वो भी गोवा से बताया जा रहा है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक कि जो गोवा से दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम भी सामने आ गए। उनके नाम सौरभ और आशीष बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में यह भी जानकारी सामने आ रही है कि 2 शूटर्स की और तलाश की जा रही है। हरियाणा पुलिस दोनों शूटरों को आज झज्जर ले आएगी। महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना, झज्जर पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में इस पूरे मामले को लेकर जुटी हुई है और कई सारी जानकारियां सामने आने की बात कही जा रही है। झज्जर पुलिस दोनों को आज कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड मांगेगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने। ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए। जितेंद्र, इस पूरे मामले में अब आगे प्रोसीजर क्या रहने वाला है पुलिस का? महत्वपूर्ण ये भी है कि 2 शूटर्स अब भी फरार। जी बिल्कुल, देखिए 2 शूटर अभी भी फरार हैं। जो मुख्य आरोपी है यानी कि जिसने सुपारी दी थी उसको भी गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। उसको लेकर अभी तमाम जो भी संभावित ठिकाने हो सकते हैं उस पर उसके उन तमाम लोकेशंस पर रेड की जा रही है। इसके अलावा आशीष और सौरभ से जो अब तक पूछताछ की गई है उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि हम लोग 4 थे, i20 गाड़ी का इस्तेमाल किया गया और 3 शूटर्स ने नफे सिंह पर गोलियां दागी थी और इसके अलावा जो मेन था नकुल वो फिलहाल i20 को ड्राइव कर रहा था और उसके बाद ये सभी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सीधे गोवा गए। गोवा में लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे ताकि जांच एजेंसी को इनका सुराग न मिल पाए। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इनके बारे में जब पता चला, गोवा में होने की इनकी जानकारी मिली, तो उसके बाद वहां गोवा पुलिस से संपर्क कर इनकी गिरफ्तारी की गई है और जल्दी इन्हें झज्जर पुलिस को दिल्ली आते सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद इनसे आगे की पूछताछ होगी। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखें। आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख हम करते रहेंगे और इस बीच आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर लोकतंत्र की हत्या करके शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल नेता चुनने जाने पर उन्होंने अपने पहले भाषण में भारत के खिलाफ जहर उगला। नेशनल असेंबली में अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया, जिससे पाकिस्तान नहीं संभल रहा है, वो कश्मीर मांग रहा है। शपथ के पहले जिस तरह से शहबाज ने कश्मीर का राग अलापा, उसके साफ संकेत है कि शहबाज एक बार फिर से अपने आवाम का ध्यान 2 जून की रोटी और रोजगार से हटाकर कश्मीर के नाम पर बरगलाने पर वो लग गए हैं। शहबाज शरीफ आज दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। पिछले महीने हुए चुनाव में उनकी पार्टी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रही और किसी तरह से जोड़ तोड़ कर साजिश कर उन्होंने सरकार बनाने में वो लगे रहे। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर वहां की सेना का हाथ है, जो पाकिस्तान में कठपुतली सरकार बनाकर देश की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहती है। बड़ी खबर आपको इस बीच बता देते हैं। शहबाज शरीफ ने फिर से कश्मीर पर जहर उगला है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भाषण में बोले, कश्मीर को आजाद कराना, ये कहना शहबाज शरीफ का। शहबाज ने कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से भी की। कश्मीर फिलिस्तीन पर प्रस्ताव लाने की अपील शहबाज शरीफ ने की है, तो अपने लोगों को एक बार फिर से बरगलाने की कोशिश में जुट गए शहबाज शरीफ। जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर ना बात करके एक बार फिर से कश्मीर का राग अलाप रहे हैं शहबाज शरीफ। आइए अब आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन के दौरान। महत्वपूर्ण कुछ बातें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बता दें, पीएम निर्वाचित होने के बाद भाषण में कश्मीर राग अलापा शहबाज ने कहा कश्मीर फिलिस्तीन दोनों को आज़ाद कराना है। शहबाज ने फिलिस्तीन को लेकर भी इस दौरान बयान दिया। कश्मीर फिलिस्तीन पर प्रस्ताव पारित करने की अपील उनकी तरफ से की गई है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में भाषण के दौरान उन्होंने ये तमाम मुद्दे उठाए हैं। इधर कश्मीर हासिल करने का ख्वाब देखने वाले शहबाज शरीफ की जुबान फिसली। बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शहबाज की जुबान फिसली। खुद को सदन की नेता की जगह विपक्ष का नेता उन्होंने बताया। जुबान फिसलने के बावजूद अपनी भूल को उन्होंने सुधारा नहीं।
प्रधानमंत्री मोदी तूफानी दौरे पर है, तेलंगाना का रुख उन्होंने किया है, सीधे लिए चलते हैं आप। अभी से कुछ देर पहले मैंने तेलंगाना और देश के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, मेहनत करने की कुछ आदत भी कम होती है और इसलिए बड़ी सरल भाषा में कह देते हैं कि ये तो चुनावी सभा है। मेरे भाइयों बहनों और मेरे कुछ साथी जो भांति भांति का एनालिसिस करते हैं, जरा समझो, ये चुनावी सभा नहीं है। चुनाव की तो अभी घोषणा भी नहीं हुई है। आज देश में विकास का जो उत्सव चल रहा है, उसमें मैं अपने तेलंगाना के भाइयों और बहनों के बीच ये विकास का उत्सव मनाने आया हूं। मेरी बात से आप सहमत हैं ना? सहमत हैं ना? इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं, आप सहमत हैं ना? मैं हिंदी बोलूंगा तो चलेगा ना? क्योंकि मैं तेलुगु में भाषण नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये आपका प्यार है कि आप मेरी बात सुनना भी चाहते हैं, समझने का प्रयास भी करते हैं और फिर भी इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। साथियों, बीजेपी की केंद्र सरकार किस स्पीड से और कितने बड़े स्केल से विकास उत्सव मना रही है, ये बताने के लिए मैं आपको और देश को, और ये जो बार बार चुनाव लिखते हैं ना, उनको खास मैं 15 दिन का हिसाब देता हूं। दे दूं आपको? मेरा 15 दिन का हिसाब दे दूं? देखिए 15 दिन में क्या क्या हुआ। 15 दिन में 2 IIT, 1 IIIT DM, 3 IIM और 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS, इसके कैंपस का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में 5 एम्स का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई। 15 दिन में 18,000 कोऑपरेटिव्स के कंप्यूटराइजेशन के काम पर पूरा होने का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में सिंदरी में देश के बड़े खाद कारखाने का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। 15 दिन में रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। 15 दिन में ही ऑयल और गैस सेक्टर से जुड़े 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। 15 दिन में ही केजी बेसिन में फर्स्ट ऑयल का लोकार्पण हुआ है। वहां से निकले कच्चे तेल के पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाई है। 15 दिन में ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट का उद्घाटन हुआ है। 15 दिन के ये काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को
और सशक्त कर रहे हैं। अब बताइए, ये विकास का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों के कल्याण का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों की भलाई का उत्सव है कि नहीं है? अरे चुनाव तो जब आएगा तब देखा जाएगा। मुझे तो देश को आगे बढ़ाना है। मैं सही बोल रहा हूं ना? साथियों, कल भी मैंने, अब आप देखिए, ये चुनाव करते हैं, जरा देखिए, दिमाग खपाइए। कल भी मैंने दिन भर सभी मंत्री और भारत सरकार के सभी वरिष्ठ सचिव अधिकारी, यानी एक प्रकार से टॉप टीम, करीब 125 लोग, पूरा दिन भर उनके साथ बैठा और क्या किया? चुनाव की चर्चा नहीं की। वहां मैंने विकसित भारत निर्माण के लिए एक्शन प्लान पर एक एक मुद्दे की बारीकी से चर्चा की। विकसित भारत के एक्शन प्लान पर देश भर में 15 लाख लोग अब तक अपने सुझाव दे चुके हैं। 3,75,000 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स अब तक इसमें सक्रिय रूप से जुड़े हैं। विकसित भारत के विजन को लेकर करीब 3,000 मीटिंग हो चुकी है। 3,000 मीटिंग। देश को विकसित बनाने के लिए दिन रात काम, करीब 1200 यूनिवर्सिटीज ने इसमें हिस्सा लिया है। तो तेलंगाना के आदिलाबाद में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। बता रहे हैं कि किस तरीके से कल उन्होंने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की और ये भी साफ तौर पर कहा है कि तेलंगाना में विकास का उत्सव मनाने वो पहुंचे।